बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू फिजिक्स की बुक चैप्टर नंबर 7 और उसका आज लेक्चर नंबर 1 है जी। इस चैप्टर के नेम से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, जहां तक बात है थर्मल की, हम थर्मल की बात करते हैं तो थर्मल मीन क्या होता है? थर्मल या थर्मल एनर्जी का वर्ड अगर आप कहीं भी आपको नजर आए, इसका मतलब होता है हीट। यानी हमने इस चैप्टर में हीट से रिलेटेड बात करनी है कि हीट क्या है। हीट हो या इसका दूसरा नाम क्या होता है? थर्मल एनर्जी। देखिए भाई, जहां तक हम हीट की बात करते हैं, थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? सन है जी। सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी सन है। हीट जो हमें हासिल होती है सबसे ज्यादा वो सन से हासिल होती है। लेकिन एक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जब फायर फिर आग डिस्कवर हो गई, तो फिर हमें अनदर वेज जो है वो समझ आना शुरू हो गया कि फायर से भी हम लोग जो है वो हीट हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज थी कि फिर मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें सारी सामने आती गई कि भाई फायर से या मतलब और भी वेज सामने आए। लेकिन अब ये हुआ कि चीजों को मेजर करना भी था। मतलब हम देखना चाहते थे कि हॉटनेस किसी बॉडी में कितनी है या वो कोल्डनेस कितनी है बॉडी के अंदर। तो उसके लिए स्टार्ट में हम लोग जो यूज करते थे वो हमारी जस्ट टचिंग थी, यानी सेंस ऑफ टच जो था वो यूज होना शुरू हुआ। सेंस ऑफ टच से हमें इतना तो पता चल जाता था किसी चीज के बारे में, वो चीज हॉट है या कोल्ड है, लेकिन वो कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, इसके लिए मजीद जो है उस पर काम जारी शुरू हो गया। तो उसके लिए फिर हमें ऐसी डिवाइसेस रिक्वायर्ड थी जिससे हम लोग जो है उनकी हार्डनेस और कोल्डनेस की डिग्री फाइंड आउट कर सके। तो वो जैसे ही स्टैंडर्ड डिवाइसेस हमने डिस्कवर की, साइंटिस्ट ने जैसे साइंटिफिक डिवाइसेस जिससे वो हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री यानी सादा लफ्ज में टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते थे, तो देन जो है फिर ये इसको टेम्परेचर को हमारे जो बेस यूनिट्स थे, जो बेसिक यूनिट्स है, बेस यूनिट जिसको हम कहते हैं, उनमें शामिल कर दिया गया। ठीक है जी। तो बेस यूनिट्स में इनको भी उस लिस्ट में रख दिया गया। जो बेस क्वांटिटीज हैं उसमें हमारा टेम्परेचर जो है, जैसे मैस थी, लेंथ थी, तो टेम्परेचर को भी उसमें ऐड कर दिया गया। इस चैप्टर में हमारा जो ओवरऑल बात होगी वो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड ही होगी। और हम इसमें ये देखेंगे कि आया हम टेम्परेचर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। तो इसी हवाले से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर एंड हीट, ये हमारा जो है वो स्टार्ट। अब टेम्परेचर क्या होता है भाई? टेम्परेचर जो है बेसिकली हम लोग किसी भी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली ये डिग्री है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कोई बॉडी जो है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, उसकी डिग्री, वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, किस डिग्री तक हॉट है किस डिग्री, उसको हम नाम देते हैं टेम्परेचर। ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो है, मैंने लफ्ज यूज किया था थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी हो वर्ड कहीं पर भी या हीट, तो भाई एक ही बात होती है। ठीक है। अब जहां तक टेम्परेचर की हमने बात की, तो टेम्परेचर एक तो हमने बात की कि भाई हम लोग जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस, इसके लिए हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एक्टिविटी लेते हैं, सपोज एक कप है, उस कप में हम लोग अगर सपोज ये कोई कप है, तो कप में हमने क्या डाला हुआ है? कप में अगर हमने हॉट टी है इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर अगर हम कोई स्पून जो है, स्पून इसके अंदर हम डालते हैं, ठीक है, कप के अंदर, तो क्या होता है? यहां से हम लोग अगर उसको अपने हैंड से पकड़ लेते हैं, मतलब इसको स्पून को हम लोग थाम लेते हैं, मतलब अपने हैंड के साथ, ठीक है, ये हमारी सपोज फिंगर्स हैं, हमने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, जैसे हम लोग ये अगर हॉट है, मतलब आपकी टी जो है वो हॉट है, तो क्या होगा?
कि कुछ देर के बाद आपका जो स्पून है वो भी हॉट होना शुरू हो जाएगा, इवन कि आपका जो हैंड है उसको भी हीट। अब ये क्या है, यहां से हमने देखा कि ये जो टेम्परेचर था, हीट जो थी या थर्मल एनर्जी की फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है कहां से, मतलब इस कप ऑफ टी के अंदर जो हमने टी थी, हॉट थी, वहां से जो हीट है या सादा लफ्जों में थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। मतलब हीट जो है सादा लफ्जों में क्या कह सकते हैं कि बेसिकली हीट क्या है, ये एक एनर्जी है। हीट क्या है जी, एनर्जी। और ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी इसकी ये ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड हमेशा। मतलब हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हमेशा एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ये ट्रांसफर होती है। तो ये है जी हीट। अब अगर कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका टेम्परेचर होता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है जो हमने अंडरस्टैंड करना था। और उसी के लिए एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी असाइनमेंट 1 है, वो दी गई थी कि आप लोग हॉट उसमें स्पून, जैसे मैंने भी आपको समझाया कि वो स्पून में आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये हॉट था, स्पून आपका हॉट नहीं था, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई कहां से, इस हॉट टी से पहले स्पून में और फिर हमारे हैंड में, ठीक है जी। तो फिर अगर हम लोग थोड़ा सा मैं रीड आउट कर देता हूँ साथ आपके कि व्हेन वी टच आइस वी फील कोल्ड, ठीक है जी। व्हेन वी डिप आवर फिंगर्स इन वार्म वाटर, गर्म पानी में अगर हम उंगलियां डिप करेंगे तो क्या होगा, वी फील हॉट। दस बाय सेंस ऑफ टच वी कैन टेल विच ऑफ द बॉडीज इज कोल्ड, कोल्डर और हॉटर। सिंपल हम लोग अपने बॉडी से यानी टच से हम लोग बता सकते हैं कि बॉडी कितना कोल्ड है कितना हॉट है, मतलब वो कोल्डर है या हॉटर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। उसके लिए फिर हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। हॉटर बॉडी सेड टू बी अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू अ कोल्डर बॉडी, यानी हॉटर बॉडी में हमेशा उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कैसे डिफाइन करेंगे, एज डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। तो इट इज अवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस। जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है, मतलब आप इसी को हीट कर लें, किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, वो बढ़ता जाता है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग provides heat or thermal energy to the body which is the cause of the rise in temperature। अब rise in temperature किस वजह से है, वो थर्मल एनर्जी की वजह से यानी हीट की वजह से। हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। तो एक्टिविटी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी। उसके बाद टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर बेसिकली क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी यहां से आप देख रहे हैं कि थर्मल एनर्जी हीट जो है उसका फ्लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ही है ना, मतलब फ्लो ऑफ हीट जो है, मतलब यहां से यहां हीट जो है वो ट्रांसफर हुई हाथ में, तो ये क्या है, फ्लो ऑफ हीट, यही असल में टेम्परेचर है, ठीक है, किसी बॉडी का। तो फिर हीट की हम क्या कह सकते हैं, दिस मींस दैट thermal energy is transferred from one object to another due to temperature difference of the two bodies। therefore we can define heat को कैसे डिफाइन करेंगे, heat is the energy which is transferred from one object to the another due to difference of टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज। यानी हीट कैसे ट्रांसफर हुई, क्यों ट्रांसफर हुई, उसकी रीजन क्या है हीट के ट्रांसफर होने की, कि ये बॉडी हॉट था और उसके बाद स्पून या हमारा हैंड जो था वो उसकी निस्बत कोल्ड था। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में दो ऑब्जेक्ट हैं, ये अनदर ऑब्जेक्ट है, स्पून अनदर है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, और उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस था। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से दो बॉडीज के दरमियान हॉट से कोल्ड की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर हुई उसको नाम देते हैं हीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो हमारा टॉपिक है टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। देखें भाई, जहां तक टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी की बात है, अगर हम किसी भी बॉडी को, किसी भी लिक्विड को, किसी भी मतलब मैटर को अगर हम हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, मतलब अगर उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी में कोई मैटर है, अब जब इसको हीट दी जाएगी, हीट देने के बाद क्या होगा कि भाई इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो मूवमेंट उनमें पैदा होगी, उनमें क्या होगा कि वो मूव करना शुरू कर देंगे, यानी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, सादा लफ्जों में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी एनर्जी जो है जो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों एनर्जीज जो हैं असल में एक ही वक्त में जब हीट दी जाती है, ये दोनों एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, यानी वो मूव करते हैं, मूव करके एक दूसरे के साथ टकरा भी सकते हैं, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी। अब ये जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, दोनों को
अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये कहलाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी। तो यही डेफिनेशन होती है इंटरनल एनर्जी की। और साथ ये टॉपिक में थोड़ा सा आपको रीड कर देता हूँ, सिंपल टॉपिक है। We know that matter is composed of molecules which are always in motion. Molecules of a solid are vibrating. यानी अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी ही जगह पर, ठीक है, वो इधर उधर मूव नहीं करते ज्यादा। About their fixed position, the molecules of a liquid are sliding one over the other and those of gases are randomly moving. अगर हम लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं वो स्लाइड कर जाते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर बह सकते हैं, और उनमें जो मूवमेंट है। और फिर हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, मतलब उनमें ब्रोनियन मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल कभी इधर गया मतलब डिफरेंट, उनकी मूवमेंट ज्यादा फास्ट, स्पेस भी उनमें ज्यादा होती है। तो ये भाई तीनों की मूवमेंट है। सॉलिड की मूवमेंट क्या है? सॉलिड जो है वो जस्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं फिक्स पोजीशन के, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर कर जाते हैं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल जो ब्रोनियन मूवमेंट से, यानी वो इररेगुलर मूवमेंट में यानी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, तो इन सारी बातों से फिर क्या हुआ? द मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी on account of their motion. Potential energy is also associated with molecules because of their attractive forces. यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखें, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी भी है और उनकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। अब दोनों का समेशन जो है वो हमारा इंटरनल एनर्जी। डेफिनेशन फिर क्या बनी इसकी? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड its internal energy. अच्छा, when we heat a substance, its molecular motion becomes more vigorous, which means an increase in its energy. जितना ज्यादा हीट देंगे, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उतनी ही जो मूवमेंट होगी वो इंक्रीज करेगी, उतनी ही इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। यानी सादा लफ्ज में कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, यानी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है सादा लफ्ज में। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस राइजेस, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू व्हिच इट्स टेम्परेचर राइजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी उनके दरमियान मौजूद है। तो दोनों का समेशन किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी की। तो टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगी। तो रिमेंबर दैट इट इज नॉट ट्रू टू से दैट अ सब्सटेंस कंटेन्स हीट, द सब्सटेंस कंटेन्स इंटरनल एनर्जी। अगर हम कहते हैं सब्सटेंस में हीट है, वो नहीं भाई, सब्सटेंस के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, वो दोनों की शक्ल में, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। द वर्ड हीट इज यूज्ड ओनली व्हेन रेफरिंग टू द एनर्जी एक्चुअली इज ट्रांजिट। यानी हीट का वर्ड तब यूज होता है जब एक हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, ट्रांजिट हो रही है, मूव कर रही है, तो उसको हम हीट का नाम देते हैं। अदरवाइज मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम क्या नाम देते हैं? उनके समेशन को मजमूई तौर पर इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था भाई। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब थर्मामीटर्स पे हम बात करेंगे। टेम्परेचर पे हमने बात कर ली, अब थर्मामीटर्स क्या है? थर्मामीटर बेसिकली क्या है? थर्मामीटर एक डिवाइस है। थर्मामीटर क्या है? एक डिवाइस है। और डिवाइस किस लिए यूज होती है? डिवाइस मेजर करने के लिए। और क्या मेजर करता है ये? टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है जी, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी जो हम मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से, उसको हम क्या नाम देते हैं? थर्मामीटर। ठीक है जी, अब थर्मामीटर जो होते हैं आपके, थर्मामीटर एक्चुअली जो हैं वो बेसिकली उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो जो क्वालिटीज या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वही एक अच्छा थर्मामीटर जो है वो इंडिकेट करती हैं। हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे कि जो बेसिक क्वालिटीज हैं वो थर्मामीटर में क्या होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो वो फिर ही एक अच्छा थर्मामीटर होगा, और उसकी जो हमें उससे जो थर्मामीटर से मेजरमेंट मिलेंगी वो उतनी एक्यूरेट और बेहतर मिलेंगी, और उस पर हम रिलाई कर सकेंगे। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी भाई जो हम लोग जो है वो यूज करते हैं? पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मामीटर। इसको हम थर्मामीटर की प्रॉपर डेफिनेशन भी अगर बोलना चाहें तो ये होगी द एग्जैक्ट मेजरमेंट। वैसे तो जो मेजरमेंट है हम टच करके भी फील कर लेते हैं, हॉट है, कोल्ड है, थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता चलती। एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? थर्मामीटर। किस लिए? हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम नाम के देते हैं थर्मामीटर। अब वो जो थर्मामीटर है जिस पर मैं अभी बात करने जा रहा था, उसमें क्या एक अच्छे थर्मामीटर के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो बेसिक क्वालिटीज वो क्या क्या है? तो पहली क्वालिटी तो ये होगी कि वो गुड कंडक्टर होगा, यानी एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए
जो हीट को क्या करे, अपने अंदर कंडक्ट कर सके, यानी हीट उसमें से गुजर सके। ठीक है। सेकेंडली, इट गिव्स क्विकली रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्विक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो हमने उसको थर्मामीटर को रखा है हार्ड बॉडी में, वो उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, उसमें क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। रिस्पॉन्स अगर क्विक होगा जितना, उतना ही वो अच्छा थर्मामीटर जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी। तीसरी बात है, इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? ये नहीं है कि आपने थर्मामीटर जो है वो यूज किया, मतलब किसी बॉडी के अंदर हमने ये सपोज ये कोई बॉडी है, इसके अंदर हमने वो थर्मामीटर जो है उसको हमने भेजा और उसको यूज कर रहे हैं सपोज उसकी वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। तो ये नहीं होता कि एकदम से हमने देखा कि भाई उसके अंदर जो मरकरी की शक्ल में या अल्कोहल की शक्ल में पारा है वो एकदम से ऊपर चढ़ जाए फिर नीचे आ जाए, ऐसे नहीं। यूनिफॉर्मली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली ग्रेजुअली थोड़ा 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 करके इंक्रीज कर रहा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ता है या कम होता है टेम्परेचर, तो उसी तरह से ग्रेजुअली वो लोड होना। तो यूनिफॉर्मली, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली थर्मल एक्सपेंशन। इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होगा फिर तो आपका जो ये अगर हीट मिलेगी इसको, ये तो सारा बॉयल हो जाएगा। मतलब आप कैसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? उसका अपना जो है, जो मटेरियल इसमें यूज किया जाए थर्मामीटर के अंदर, अल्कोहल है या मरकरी है, कोई भी है, उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होना चाहिए। इसी तरह से लो मेल्टिंग पॉइंट, जब आप कोल्ड, बहुत ठंडी चीज, वो मतलब जम ना जाए, उसका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, सादा लफ्जों में, वो बहुत लो होना चाहिए। ठीक है जी। इट हैज लॉर्ज एक्सपेंसिविटी, यानी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी लार्ज, मतलब उसमें जो वेरिएशन है वो ज्यादा होनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो है वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करे, ये नहीं कि एकदम से। इट डज नॉट वेट ग्लास, और ग्लास को वो वेट ना करे। ठीक है। उसके बाद है, इट डज नॉट वेपराइज, और ना ही ये वेपर्स बनाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सारा वेपर्स, फिर भी वही वही बात है कि ग्लास यानी वेट हो जाना, वो नहीं हो, वेपर्स इसमें इसमें नहीं बनने चाहिए। इट इज विजिबल, और सबसे एंड वाली और खास बात यह है कि विजिबल होना चाहिए, हम उसको रीड आउट कर सके, आसानी से देख सके, पढ़ सकें, हमें पता चलना चाहिए कि रीडिंग जो है वो कहां तक गई है, वो विजिबल हो, ये ना कोई हमें समझ ही ना आए। इसलिए डिफरेंट कलर्स के हम यूज करते हैं, मतलब उसका जो कलर होता है वो हमें बाकायदा तौर पर थर्मामीटर के अंदर हमें बता देता है कि भाई जो है ये सारी वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो थर्मामीटर में होनी चाहिए। इसके नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जो ग्लास थर्मामीटर यूज करना है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसमें हमने लिक्विड क्या भरा है। तो हम कह सकते हैं लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, अगर हम हीट देते हैं तो लिक्विड तो एक्सपेंड करते हैं। सो एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर। तो हम आसानी से टेंपरेचर इसीलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कि लिक्विड जो है वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। तो दिस इज नोन एज लिक्विड ग्लास थर्मामीटर, इसी को नाम हम देते हैं लिक्विड ग्लास थर्मामीटर के। हम लोगों ने ग्लास में वो जो थर्मामीटर ग्लास की शक्ल में होता है उसके अंदर हमने क्या रखा होता है, वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड करता है उसके अंदर। तो इसी को हम नाम देते हैं फिर क्या, इसको हम कहते हैं कि ये लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर है। तो इसमें मतलब ज्यादातर तो हम जो यूज करते हैं लिक्विड की शक्ल में वो है जी मरकरी। मरकरी को सबसे बेटर जो है वो इसलिए कि उसकी जो एक्सपेंशन होती है वो, हमने अभी पीछे भी मैंने बात की थी कि भाई एक्सपेंशन जो है वो बेहतर, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करे। तो इसमें मरकरी में ये क्वालिटी होती है, और फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो मरकरी जो है वो सबसे बेहतर है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग अल्कोहल भी यूज करते हैं, ठीक है, कुछ थर्मामीटर्स में। ये जो स्पेशली हमारे वेदर वगैरह फाइंड आउट करने के लिए उसमें अल्कोहल होती है, जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए उसमें आमतौर पर मरकरी, मरकरी का जो कलर होता है आपने अक्सर देखा होगा ये सिल्वरी कलर का होता है। ठीक है। और ये अल्कोहल आप देखेंगे वो रेड कलर का उसके अंदर जो है वो लिक्विड मौजूद होता है। ये वो थर्मामीटर है। मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ आपके साथ इसको कि भाई वन सच लिक्विड विच इज कॉमनली यूज इन थर्मामीटर इज मरकरी। सबसे कॉमन कौन सा है? मरकरी। ठीक है। उसके अलावा अब मरकरी, इट इज मेड ऑफ ग्लास, इट हैज अ बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी। यानी अगर हम थर्मामीटर को देखें तो थर्मामीटर में यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ उसका एक ग्लास जो है वो कुछ इस तरह की शेप में, अगर आप देखते हैं हमारे पास कोई थर्मामीटर है तो थर्मामीटर के अंदर जो है यहाँ पर इसके अंदर
यहां पर सारा वो क्या भरा होता है, वो लिक्विड भरा होता है, और वो किसके अंदर भरा होता है, वो सारा यहां से अगर हम बात करें तो वो किसके साथ, वो एक इसके अंदर ट्यूब होती है, ठीक है, वो इसके अंदर भरा होता है सारा, यानी इसके अंदर जो है वो मरकरी। बाकी यहां पर तो आपको पता है कि स्केल सारी मेंशन की होती है, ठीक है, जिस पर वो सारे पॉइंट हम जिससे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कैलिब्रेशन जिसको बोलेंगे। और ये है जिसके अंदर जो है ये बल्ब, इसको बोल सकते हैं आप लोग, ये बल्ब है जिसके अंदर हमने क्या भरी हुई है, मरकरी भी हो सकती है, अल्कोहल भी हो सकती है। तो इस तरह से, और दूसरा नाम इसका कैपिलरी ट्यूब भी कह सकते हैं, बल्ब भी कह सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर हमने भरा होता है। जब हम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं तो यही जो है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है, जितना ये जिस कैलिब्रेशन तक, जिस पॉइंट तक जाता है, जिस रीडिंग तक, तो हमें समझ आ जाती है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उतना है। अच्छा, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द मर्करी एक्सपैंड्स एंड मूव अप थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ अ मर्करी थ्रेड। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो वैसे वैसे जो मर्करी जो है वो ऊपर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बात करें, द पोजीशन ऑफ द एंड थ्रेड रीड्स, यानी जहां तक वो बढ़ जाती है, एंड कहां तक बढ़ी है, मतलब सपोज यहां तक, तो यहां पर हम रीडिंग देखते हैं कि यहाँ रीडिंग क्या है, तो वो उसका थर्मामीटर जो है उसकी उसका टेम्परेचर थर्मामीटर हमें इस तरह से बताता है। मर्करी इज ओपैक। ओपैक समझते हैं क्या होता है? ओपैक भाई ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कि जिनमें से आप समझ लें कि ये एक आपके मटेरियल होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आपकी लाइट फ्लो कर सकती है, ठीक है, इसमें से लाइट फ्लो नहीं कर सकती, लाइट इसमें से नहीं गुजर सकती, यानी ये शैडो बनाने वाले मटेरियल की तरह के होते हैं। तो मरकरी जो है वो आपका जो मटेरियल है वो ओपैक मटेरियल होता है, कि वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं होता, मतलब ना जुजवी तौर पर ना फुली तौर पर इसमें से लाइट फ्लो नहीं करती, ठीक है, इसमें से सादा लफ्जों में लाइट फ्लो ही नहीं करती, मतलब वो क्या करेगी, इसमें से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, शेडो बनाएगी इससे। तो मर्करी इज ओपैक एंड कैन बी इजीली सीन ड्यू टू इट्स सिल्वरी कलर, और इसका कलर जैसे मैंने भी आपको बताया कि सिल्वरी कलर होता है। अल्कोहल इज आल्सो चॉइस फॉर द थर्मामीट्रिक लिक्विड बट इट मस्ट बी कलर टू मेक इट विजिबल। लेकिन अगर अल्कोहल यूज करेंगे तो अल्कोहल का भी जो है वो पर्टिकुलर कोई कलर होना चाहिए, तो फिर ही हमें जो है वो उसकी समझ आएगी कि हमने क्या करना है। ये तो था भाई हमारे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स, जी, टेम्परेचर स्केल्स की जहां तक बात है तो हमारे पास जो टेम्परेचर स्केल्स हैं उसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। मतलब एक हमारा होता है जी जो हम यूज करते हैं, वो हमारा होता है फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट स्केल। सेकंड हमारा होता है जी सेल्सियस स्केल। इसके अलावा केल्विन स्केल। ये 3 स्केल होते हैं। अब इन तीनों स्केल्स में जो बेसिक पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट के लिए, इनका सबसे मिनिमम पॉइंट, ठीक है, वो, और इनका जो है दो समझ लें फिक्स पॉइंट होते हैं, एक सबसे लोअर पॉइंट और एक अपर पॉइंट। तो जहां तक हम फॉरेनहाइट स्केल की सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है वो स्टार्ट होता है ये 32 से, यानी 32 डिग्री जो है फॉरेनहाइट, इसका जो है वो है मिनिमम टेम्परेचर जो हम लोग इस पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इसका लोअर पॉइंट है, ये क्या है इसका लोअर पॉइंट, और इसका अपर पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी इन दोनों के दरमियान फिर कैलिब्रेशंस होती हैं, मतलब बाकी सारी रीडिंग जिनके दरमियान होती है, यानी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 32, और जो मैक्सिमम यानी अपर पॉइंट जिसको आप बोलेंगे या मैक्सिमम पॉइंट, वो आपका होगा 212 डिग्री 12 डिग्री फॉरेनहाइट, इसी के दरमियान बाकी सारी। तो यहां अगर हम देखें इसको माइनस करें तो 180 डिग्री बनते हैं, जो एक यानी टोटल इसका डिफरेंस कितना है, यानी टोटल कैलिब्रेशन कितनी है 180 डिग्री। आई समझ? तो यहां पर ये तो हो गया फॉरेनहाइट के वाले। अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस का जो है वो हमारा स्टार्ट होता है 0 डिग्री से और 100 तक, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस आमतौर पर हम यूज करते हैं, यानी 0 इसका लोअर पॉइंट होता है और 100 डिग्री जो है वो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। इन्हीं के दरमियान बाकी सारी कैलिब्रेशन होती है, बाकी सारी वैल्यूज इन्हीं के दरमियान। और ये दोनों जो यूज होते हैं ये कॉमनली ज्यादा यही यूज होते हैं, या सेल्सियस होता है या फॉरेनहाइट, लेकिन ये दोनों यूज तो ज्यादा यही होते हैं,
लेकिन हमारा जो केल्विन स्केल है ये लेबोरेटरीज में और प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए वो केल्विन है, और यही हमारा स्टैंडर्ड स्केल भी है। जो कम यूज होता है वो स्टैंडर्ड स्केल केल्विन स्केल है। और केल्विन स्केल की जहां तक हम बात करते हैं तो वो उसका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 273 डिग्री केल्विन से 373 केल्विन तक होता है। ठीक है, यानी इसमें 273 से 370 यानी 100 डिग्री अगर हम कहें तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंस आता है। यहां भी 100 डिग्री आता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो 1 डिग्री और यहां पर 1 केल्विन ऑलमोस्ट समझिए एक ही बात है। लेकिन यहां पर जो 1 डिग्री है अगर हम सेल्सियस के साथ कंपेयर करेंगे फ़ारेनहाइट को तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा 1 डिग्री 1 केल्विन, मतलब क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है 100 का। लेकिन अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस का कंपेयर करते हैं फ़ारेनहाइट के साथ तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है इससे 1 डिग्री ज्यादा है, यानी 1 डिग्री 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपने इसमें सारी जो है वो अंडरस्टैंड करनी थी। तीनों थर्मामीटर जो हैं हम लोग तरह के यूज होते हैं, फ़ारेनहाइट भी सेल्सियस भी। ये मैंने बोला कि लोकल आम जो हमारे मकामी तौर पर यूज होते हैं वो ज्यादातर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि अब ह्यूमन बॉडी के लिए डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेल्सियस जो है हमारे आम वेदर टेम्परेचर जो फोरकास्ट वगैरह वेदर की इसमें बताई जाती है। लेबोरेटरी में जो यूज होता है वो केल्विन स्केल है, और केल्विन स्केल ही हमारा स्टैंडर्ड स्केल होता है। इसको मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ आपके साथ। चीजें मैंने आपको सारी समझा दी हैं, सिर्फ रीडिंग थोड़ी सी देख लें। अच्छा, टेम्परेचर स्केल में क्या है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर a scale is to be constructed which requires two reference temperature called two fixed point। ये दो, इसके दो रेफरेंस पॉइंट्स अगर हम देखें फ़ारेनहाइट के ये दो हैं जिसको फिक्स पॉइंट बोलेंगे 32 एंड 212। और अगर हम बोलते हैं सेल्सियस के मैंने क्या बोले हैं कि वो भाई 0 से 100, और केल्विन के क्या है 273 टू 373। लेकिन एक बात याद रखें कि जो मिनिमम टेम्परेचर आज तक का फाइंड आउट हो सका है वो हमारे पास है भाई, समझ लें कि वो हमारे पास होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि इक्वल कहा जाता है 0 केल्विन के। ये टेम्परेचर जो है आज तक का, इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैटर जो है वो अपनी फॉर्म ही नहीं रख पाता। यानी मैटर आपको पता है उसने ऑक्यूपाई स्पेस करता है। ठीक है, मैटर कुछ ना कुछ उसका मैस भी होता है। तो अगर मैटर अपनी शक्ल ही बरकरार नहीं रख पा रहा तो -273 डिग्री जो टेम्परेचर है इससे नीचे मैटर मैटर नहीं रहता। तो ये जो है 0 केल्विन, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट जीरो जो है वो टेम्परेचर क्या है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। बाकी मैं आपके साथ रीड आउट कर देता हूं। अच्छा भाई, तो टू फिक्स पॉइंट की बात होगी। वन इज द स्टीम पॉइंट स्लाइटली अबव द बॉइलिंग ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू अपर फिक्स पॉइंट। यानी जो अपर, जैसे मैंने बात की ये 100 वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला, और नीचे वाला आपका क्या होता है, यानी आपका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। So this corresponds to upper fixed point of the scale. The second fixed point is the melting point of the pure ice or simply ice point. It is called a lower fixed point. दो पॉइंट है इसके, एक अपर एक लोअर। ये सारे जो 32 है, 0 है या 273, ये सारे क्या है लोअर फिक्स पॉइंट। 212 और इसके अलावा हमने बात की 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, ये अपर फिक्स पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है जी। तो डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय असाइनिंग डिफरेंट numerical values of these fixed points. These different scales are, जैसे मैंने भी आपको बताया कि सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल द न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइंड द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, जैसे भी बताया 0 एंड 100, as the difference between these values is 100, so the space between these points is divided into 100 equal parts. Each part is known as 1 degree Celsius. इसी तरह से फ़ारेनहाइट में आएंगे तो फ़ारेनहाइट द लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 32। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट 212, एज द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर इज 180 डिग्री। तो फिर हम क्या कहेंगे, सो इन दिस केस द स्पेस between these points is divided into 180 equal parts. Each part is known as 1 degree Fahrenheit. तो Celsius and Fahrenheit scale are generally used ordinary life. On life में मैंने बोला कि ये दोनों स्केल यूज किए जाते हैं। तो there is a third scale of temperature known as Kelvin scale और absolute temperature. Absolute temperature scale भी किसको नाम दिया जाता है, Kelvin scale को। So it is used in scientific measurements. In Kelvin scale, the lower and upper fixed points are labeled at 273 Kelvin, ये lower, 373 Kelvin, ये upper.
as a difference between these values is 100, so the width of 1 Kelvin is the same as that 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने बताया कि इनकी width जो है वो सेम होगी उसी तरह से। The 0 point of this scale is the temperature at which the molecule of a substance cease to move। वो मूव ही नहीं कर पाता, मॉलिक्यूल्स उसमें बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, जम जाएंगे बिल्कुल। तो फिर इसका क्या मतलब होगा, देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। फिर दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री। तो इट्स वैल्यू इज -273.15 एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन ज्यादातर कॉमनली हम -273 सहूलत के लिए लिख सकते हैं। फॉर कैलकुलेशन इट इज सिंपली टेकन एज -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एवर to be in the whole universe. The matter does not exist below absolute zero temperature। इससे नीचे कभी भी कोई भी मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये था हमारा जी। इसके बाद एक और टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू एन अदर। conversion of temperature from one scale to another। देखिए भाई, हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं जो हम इसके लिए कन्वर्शन के लिए यूज करते हैं। कि हमने अगर पहला मैं आपको बताता हूं कि आपने सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना है, यानी आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है फॉरेनहाइट में, लेकिन कहां से किससे, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। सेल्सियस से फॉरेनहाइट के लिए आपने फॉर्मूला जो है वो जो याद रखना है वो क्या होगा कि आप देखिए, पहली बात है आप फॉरेनहाइट में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट के लिए आप लिखते हैं TF। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका फार्मूला होता है वो होता है 9/5 मल्टीप्लाई बाय TC और प्लस 32 डिग्री। ये आपने याद रखना है। जब भी आपने सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया हो फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उस कन्वर्शन के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला होगा। इसी तरह से सेकंड फार्मूला हम बात करेंगे फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आप फॉरेनहाइट से सेल्सियस में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ आ गया कि 9/5 मल्टीप्लाई TC प्लस 32, वो आप खुद निकाल सकते हैं। कैसे कि भाई आपने TC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो प्लस 32 है इसको दूसरे ले जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा TF माइनस 32 प्लस जो है माइनस हो जाएगा। अब TC के साथ 9/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और अगर हम इसको दूसरे लेके जाते हैं, जो 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से TC डिवाइड हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल दूसरी साइड पे जाएगा। अगर इक्वेशन के दूसरे लेके जाएंगे तो आप इस सारे फैक्टर को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/9 के साथ। ये आपका इक्वल हो जाएगा TC के। ये है जी कन्वर्शन फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। तो आप फॉरेनहाइट टेम्परेचर यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर इन सेल्सियस में आसानी से फाइंड हो जाएगा। और तीसरा आपके पास आ जाता है, तीसरा आपके पास है रिलेशनशिप किसके में, केल्विन टू सेल्सियस। यानी आप अगर केल्विन से किस में जा रहे हैं, दोनों, पहली बात है दोनों से किसी एक में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं, एक ही फार्मूला इसके लिए होगा। चलो मैं लिख देता हूं सेल्सियस टू केल्विन। तो सेल्सियस टू केल्विन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखेंगे TK। ठीक है, जितना आपका सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया होगा उसमें आप क्या प्लस कर देंगे 273, तो आपका टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में। और अगर आप निकालना चाह रहे हैं मतलब केल्विन टू सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, TK में से माइनस कर देंगे 273। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बेसिक फार्मूलाज हैं किसके लिए, कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। यानी एक स्केल आपके पास सेल्सियस है, एक फॉरेनहाइट है, केल्विन है। सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना है तो ये फार्मूला जैसे मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, और अगर आपने फॉरेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, इसी फार्मूले को मैंने मॉडिफाई करके आपको दिखाया कि TC कैसे निकला, तो आप फॉरेनहाइट से सेल्सियस में। इसी तरह से आप सेल्सियस टू केल्विन, यानी आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है, केल्विन में आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे कि 273 उसमें प्लस कर देंगे। और अगर आपने TC फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे भाई, TK यानी उसमें से आप 273 माइनस कर देंगे तो आपके पास TC की वैल्यू है। मतलब आप आसानी से इसी फार्मूले से, जैसे इससे मैंने इसको मॉडिफाई किया, इसको भी कर सकते हैं। आप
जो टेम्परेचर आपका केल्विन में है उसमें से 273 माइनस करेंगे तो आपका टेम्परेचर किस में आ जाएगा, सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में। तो इसके लिए एक एग्जांपल है जिससे आपको बेहतर समझ आएगी। ये तो मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए, अब एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जी एग्जांपल है 7.1। हाउ मच 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी ऑन फॉरेनहाइट एंड केल्विन स्केल। यानी आपको टेम्परेचर गिवन है किसमें, सेल्सियस में। तो डेटा बनाएं सबसे पहले, जो तरीकाकार होता है स्टेटमेंट के बाद लिखें जी टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या लिखेंगे, टी सी। कितना दिया गया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस। आपने टेम्परेचर किस में फाइंड आउट करना है, फॉरेनहाइट में, केल्विन में, या सिंपल लिख दें टेम्परेचर इन, आगे क्या लिखेंगे, फॉरेनहाइट। टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट के लिए आप क्या लिखेंगे, टी एफ। ये आपने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर इन केल्विन, टी के, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने फॉर्मूलाज देखे, हम किस में जा रहे हैं, टी एफ फाइंड आउट करने के लिए। सोल्यूशन में आ जाए जी, सोल्यूशन में एज वी नो डैट, अभी हमने देखा कि टी एफ किसके इक्वल था भाई, 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी और प्लस 32। इसमें आप टी सी की वैल्यू जस्ट पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो आपके पास टी एफ की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी की वैल्यू कितनी है, 30, और उसमें करना है आपने 32 को प्लस। आसानी भी कर सकते हैं, 5 6 30 होता है, 6 9 54 होता है, 54 में 32 प्लस कर दें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 4 और 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फॉरेनहाइट जो है वो आपके पास टेम्परेचर जो है वो हासिल हो जाएगा, टी एफ। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, टी के। तो फॉर टी के देखें जी, टी के लिए क्या लगाएंगे फार्मूला, अभी मैंने आपसे बात की थी कि टी के लिए क्या फार्मूला था, कि आपने लिखना है टी के इज इक्वल टू, आपके पास जो टेम्परेचर टी सी था उसमें आपने 273 को प्लस कर देना है। तो टी सी कितना है भाई, टी सी आपके पास 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री में आपने 273 प्लस करना है, तो 273 और 30 दोनों को प्लस करें तो देखें कितना हो जाएगा, 3 7 3 10, और ये देखें 0 3 आ गया, और 3 7 10 और 1 3 303 केल्विन, यानी 303 केल्विन जो है जी आपको। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, फिर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जी मेरे पास इस वक्त, थर्मोकपल थर्मामीटर। ये क्या होता है, थर्मोकपल थर्मामीटर। देखिए बेटा, जैसे वर्ड हमें बता रहा है थर्मोकपल, यानी यहां पर जो है वो दो वायर्स आप यूज करते हैं, दो मेटल यूज करते हैं, ठीक है, उनको अटैच किया जाता है थर्मामीटर बनाने के लिए। उनके दो पॉइंट्स के साथ अटैच करते हैं हम लोग। एक पॉइंट जो हम लेते हैं बिल्कुल जो लोअर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कोल्ड पॉइंट या कोल्ड जंक्शन, और दूसरा उन दोनों को फिर आपस में अटैच करते हैं दोनों वायर्स को। तो इसमें जो वायर्स ली जाती हैं ज्यादातर कॉपर और आयरन की वायर ली जा सकती है। एक कॉपर की वायर ले लें और दूसरी आप आयरन वायर ले लें। इनको कैसे अटैच करना है मैं आपको जरा डायग्रामेटिकली समझाता हूं। एक वोल्ट मीटर आपने लेना है, ठीक है। अब जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को आगे आपने कहां कैसे अटैच करना है, वोल्ट मीटर से आपने थोड़ा सा यहां पर आपने जो है एक जंक्शन बनाना है। ये मैंने एक जंक्शन बनाया है, इस जंक्शन में दो पॉइंट्स आपने लेने हैं। वो दो जो पॉइंट्स हैं, ये जो जंक्शन है, दोनों पॉइंट्स हमने इसको जो वोल्ट मीटर से हमने अटैच कर दिया, यानी दोनों जो वायर्स हैं उनके जो लोअर फिक्स पॉइंट थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं सादा लफ्जों में कोल्ड जंक्शन, यानी जहां पर टेम्परेचर कम से कम है, यानी कोल्ड जंक्शन है ये इसके साथ। और आगे यहां कोल्ड जंक्शन से जो वायर्स हैं उनको फिर आपने क्या करना है कि आगे उन वायर्स को आपस में जोड़ देना है। यहां पर जहां पर आप आपस में वो दोनों वायर जुड़ेंगी, वहां पर डेफिनेटली जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, ज्यादा होगा,
यानी वहां पर ज्यादा होने की वजह से यानी वोल्टेज यहाँ ज्यादा होगा, तो इस वजह से ये हीट होगा। तो ये जो जंक्शन है इसको हम नाम देंगे हॉट जंक्शन, ये कोल्ड जंक्शन, ये हॉट जंक्शन। ठीक है, ये दोनों वायर्स हैं अलग अलग। ठीक है, इसको नाम भी आप दे सकते हैं, किसी एक को नाम आप मेटल ए दे दें, चलें इसको आप कह दें कि ये मेटल ए है, ये आपकी मेटल बी है, यानी एक आपकी मेटल कॉपर है और एक आपकी मेटल जो है वो हमने ले ली आयरन वायर, उनको आपने यहाँ। अब ये इनके डिफरेंस कर, और हमेशा देखें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जो पैदा होती है कैसे प्रोड्यूस होती है, जब तक डिफरेंस नहीं होगा, मतलब हाई और लो डिफरेंस। बिल्कुल उसी तरह से यहां से वोल्टेज से ये आपका बिल्कुल कोल्ड जंक्शन था, जहां पर समझेंगे बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर या जीरो कह लें, जीरो यहां पर, ठीक है, वोल्टेज है। अब यहां जहां पर वो वायर जाकर मिलती है तो वो दोनों मिलेंगी, तो उस शक्ल में यहां पर जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा और इनके दरमियान डिफरेंस होगा मैक्सिमम और लो के दरमियान। तो इस तरह से ये थर्मामीटर जो है वो वर्कआउट करता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। और इसको आमतौर पर हम लोग जो है वो ज्यादा, मतलब जहां हमने ज्यादा टेम्परेचर जिन चीजों में हमने फाइंड आउट करना होता है वहां हम लोग इसको यूज करते हैं, थर्मोकपल थर्मामीटर को। या फिर टेम्परेचर जिन इलाकों में या जिस जगहों पर हम लोग जो टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, क्या है ज्यादा, फ्लक्चुएशन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग थर्मोकपल थर्मामीटर जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये था भाई आपका थर्मोकपल, इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स, दो वायर्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, सच एज कॉपर एंड आयरन, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एक कॉपर है एक आयरन हमने लिया, तो देयर एंड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म टू जंक्शंस, हमने इनके एंड्स को ज्वाइन कर दिया है, दो जंक्शंस बनेंगे यहां पर। ठीक है, एक जंक्शन मैंने बताया आपको कोल्ड जंक्शन और दूसरा हॉट जंक्शन। इफ द टू जंक्शंस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर अ स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस देम, this current is due to the potential difference produced across the two junctions as the two wires have different resistance to the flow of current। तो क्या होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है और यहाँ पर लो और ये हाई, इस वजह से करंट फ्लो करेगी। द ग्रेटर इज द डिफरेंस टेम्परेचर द ग्रेटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन, जितना डिफरेंस में फर्क होगा उतना ही ज्यादा जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। इफ वन एंड ऑफ अ जंक्शन इज केप्ट एट अ फिक्स्ड लोअर टेम्परेचर से बाय प्लेसिंग इन एन आइस बाथ, यानी इसको अगर हमने आइस बाथ में रखा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हमने इसको कर लिया, तो फॉर रेफरेंस द टेम्परेचर ऑफ द अदर जंक्शन एट अ हाई टेम्परेचर, ये यकीनन हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर अदर जंक्शन पर। तो क्या हुआ फिर, अदर जंक्शन एट अ हाई टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मिली वोल्ट मीटर, हमने इसके साथ एक वोल्ट मीटर जिसको मिली वोल्ट मीटर कहते हैं वो अटैच इसलिए किया जाता है क्योंकि वो डिफ्रैक्शन पूरी शो कर देगा। मिली वोल्ट मीटर कम से कम पर भी बता देगा कि भाई वो जो है इनके दरमियान डिफरेंस है। बाय कैलिब्रेटेड स्केल ऑन इट, दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल, मतलब कहां पर खासतौर पर यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है, बार बार टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर एज देयर इज ओनली अ स्मॉल मास अ मेटल द जंक्शन टू हीट अप। तो यानी थोड़ी सी भी मतलब हीट से वो फौरन वोल्ट मीटर हमें बताएगा वो हीट अप हुआ है और टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो ये हमें कम ज्यादा होना टेम्परेचर का उसको भी आसानी से और हाई टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं बेटा। तो ये बेटा था आज के लिए इतना ही, ये आपका चैप्टर को बहुत बड़ा नहीं था और स्मार्ट सिलेबस होने की वजह से मजीद शार्ट हो गया, तो इसलिए मैंने आपको इसको एक ही लेक्चर में सारा वाइंड अप किया सारे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज पर बात करेंगे डिटेल से। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।